नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल एग्जाम अकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम हिंदी विषय को शुरू कर रहे हैं। हिंदी के सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट कराए जाएंगे इस चैनल पर। और आज हम हिंदी का पहला टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। इस टॉपिक से एग्जाम्स में हमेशा कोई ना कोई या एक प्रश्न तो बनता ही है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक ज़रूर देखें। ये हिंदी की पहली क्लास है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। हिंदी की उपभाषाएँ और बोलियों में हम पहले समझेंगे कि भाषा और बोली में क्या डिफ़रेंस होता है, ठीक है? भाषा क्या होती है और बोली किसे हम कहते हैं। भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भाषा का क्षेत्र क्या होता है, वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, किससे? बोली की अपेक्षा, ठीक है? तो भाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। जैसे हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी एक भाषा है। इसका क्षेत्र कई बहुत बड़ा है, जैसे कि राजस्थान है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार, झारखंड। और जबकि बोली की अगर आप बात करोगे ना तो एक गाँव से दूसरे गाँव में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर लोग अलग तरीके से किसी शब्द का उच्चारण करेंगे, ठीक है? तो बोली में जगह-जगह पर अंतर देखने को मिलता है। तो बोली का क्षेत्र क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है भाषा की अपेक्षा। अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा में एक से अधिक बोलियाँ हो सकती हैं, लेकिन बोली में भाषा नहीं हो सकती। ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि जो भाषा है वो क्या है? माँ है और जो बोली है वो क्या है? बेटी है। तो भाषा और बोली में माँ-बेटी का संबंध भी बताया जाता है इसी वजह से, क्योंकि भाषा के अंतर्गत कई सारी बोलियाँ होती हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं। ठीक है? लेकिन किसी भी बोली के अंतर्गत जो है भाषा नहीं आ सकती। अगला पॉइंट है, भाषा का मानक रूप होता है, यानी भाषा का एक शुद्ध रूप होता है जिसमें भाषा में जो है व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जबकि बोली का कोई मानक नहीं होता है, ठीक है? ये इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला पॉइंट है, भाषा का प्रयोग साहित्य में, शिक्षा में और राजकीय कार्यों में किया जाता है। जैसे आपको कोई किताबें छापनी है तो आप किसी भाषा में छापोगे। साहित्य अधिकतर जो भाषाओं में लिखा जाता है, राजकीय कार्य किसी न किसी भाषा में होते हैं। बोली का प्रयोग लेकिन क्या होता है कि आम बोलचाल में उसी क्षेत्र के लोग जो है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उस बोली का प्रयोग करते हैं और लोक साहित्य में उसका प्रयोग होता है। ठीक है? ये पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। थोड़े से भाषा और बोली में अंतर हमने समझा। अब हम देखते हैं हिंदी में कितनी उपभाषाएँ हैं और कितनी बोलियाँ हैं, ठीक है? तो हिंदी में 5 उपभाषाएँ हैं, कितनी हैं? 5, 5 उपभाषाएँ हैं और 17 बोलियाँ हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि कितनी बोलियाँ हैं हिंदी में और कितनी उपभाषाएँ हैं? तो 5 उपभाषाएँ होती हैं और 17 बोलियाँ होती हैं, ठीक है? बोलियों से मिलकर के उपभाषाएँ बनती हैं और उपभाषाओं के से मिलकर के भाषा बनती है। तो अगर हम समझें इसको तो हिंदी क्या है? भाषा है। अब ये हमने इसकी यहाँ पर इसकी उपभाषाएँ लिखी हैं और यहाँ पर इसके अंतर्गत जो बोलियाँ आएँगी वो हमने इसमें लिखी है। हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं तो उसमें से पहली जो उपभाषा है उसका नाम है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत जो बोलियाँ आती हैं वो आती है, पहली तो खड़ी बोली जिसे हम कोरवी भी कहते हैं। दूसरी आती है हरियाणवी जिसे बांगरू नाम से भी जाना जाता है। तीसरी आती है बुंदेली, चौथी आती है ब्रज भाषा और पाँचवीं आती है कन्नौजी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में बनता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? तो कितनी बोलियाँ आती हैं? 5, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी। ये नाम के अकॉर्डिंग ही है वैसे, अगर हम इसमें देखते हैं, जो खड़ी बोली होती है ना, ये इस खड़ी बोली को हम खड़ी बोली इसीलिए कहते हैं ना, इसकी आवाज़ क्या मतलब इस कर्कश आवाज़ में बोले जाता है, एकदम कटु शब्द जैसे लगते हैं, खड़ी एकदम खड़ा बोल रहा है नहीं कहते? तो ये मुख्यतः जो है दिल्ली, मेरठ के आस-पास वाली भाषा होती है। दिल्ली और मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाषा है वो है खड़ी बोली, उसी को हम कोरवी नाम से भी जानते हैं। हरियाणवी नाम से भी स्पष्ट है कि हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है, इसे बांगरू भी कहते हैं और इसी को हम जाटू नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा कि हरियाणा में जाट लोग रहते हैं, ठीक है? और बांगर भूमि का मतलब होता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। हम ज्योग्राफी में इसे कवर करेंगे बाद में। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं बांगर, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता और जहाँ पहुँचता है उसे कहते हैं खादर। तो बाढ़ का पानी हरियाणा की जो मैक्सिमम जमीन है वहां पर नहीं पहुंचता है, तो उसी को हम बांगर नाम से भी, वहां की भाषा को भी बांगरू नाम दिया गया है। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है। ब्रज भाषा आपको पता ही होगा कि ब्रज में बोली जाती है और एक काव्य रूप में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है?
इसके नाम के आगे ही देखो भाषा लगा हुआ है, ब्रज भाषा, जबकि ये एक बोली है, लेकिन इसका वर्चस्व इतना ज़्यादा रहा है कि इसको हम भाषा के रूप में जानते हैं। कई कवियों ने या फिर कृष्ण से संबंधित जितनी भी काव्य रचनाएँ हुई हैं, वो ब्रज भाषा में हुई हैं मैक्सिमम, ठीक है? कन्नौजी कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनसे जुड़े हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली सभी बोलियों का उद्भव सौर-सेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बोलियों का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो सौर-सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली सभी बोलियों का उद्भव या विकास हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी कहा। ये अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, तो इसके पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या बोला? तो क्या बोला? वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी। ठीक है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी बोली के लिए वर्नाक्युलर सॉरी खड़ी बोली के लिए वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, सुनीति कुमार चटर्जी ने, वहीं अगर हम बात करते हैं सुनीति कुमार चटर्जी की, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी का। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि खड़ी बोली के लिए वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और वहीं खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। और तीसरा पॉइंट आता है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया था इसको? कौरवी। ठीक है, सबसे ज्यादा वैसे ये दो पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि कौरवी नाम से किस भाषा, किस बोली को जब जाना जाता है, तो खड़ी बोली को। और खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया? कौरवी। और जॉर्ज गिरासन ने क्या नाम दिया था? वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ये राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि ये जो क्षेत्र है दिल्ली और मेरठ वाला, यहाँ पर कौरव लोग रहते थे, तो उसी बेस पर इन्होंने मतलब तर्क दिया कि इस बोली को हम कौरवी नाम से भी जान सकते हैं। और ब्रज भाषा काव्य रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी जो हमारी अ, उपभाषा है वो आती है पूर्वी हिंदी, ठीक है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं। कितनी बोलियाँ आती हैं? 3 बोलियाँ आती हैं। एक आती है बघेली, दूसरी है अवधी या कोसली, तीसरी आती है छत्तीसगढ़ी। ये क्वेश्चन यहाँ से ना डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन-कौन से आती हैं? बघेली, अवधी, जिसे हम कोसली भी कहते हैं, और तीसरी आ गई छत्तीसगढ़ी। ठीक है? और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली सभी बोलियों का उद्भव जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें जो पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली बोलियाँ थी, उनका उद्भव कैसे हो रहा था? सौर-सेनी अपभ्रंश से। किससे हो रहा था? सौर-सेनी अपभ्रंश से। लेकिन यहीं पर हमने इसको पढ़ा कि इसका किससे हो रहा है? यानी कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियाँ आएँगी, वो अर्धमागधी अपभ्रंश से उनका उद्भव या फिर विकास होता है। ठीक है? ये फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बघेली, ये है मतलब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली। अवधी या कोसली आपको नाम से ही लग रहा होगा, अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इसको बैसवाड़ी नाम से भी जानते हैं। बैसवाड़ी, ये ठेठ अवधी होती है एक्चुअली, बैसवाड़ी। छत्तीसगढ़ी, ये भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है? आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर आती है हमारी उपभाषा, कौन-सी आती है? बिहारी। ठीक है? बिहारी। और इसके अंतर्गत हमारी कितनी बोलियाँ आती हैं? 3। उसमें एक है मगही, दूसरी आ गई आपकी मैथिली, और तीसरी आ गई भोजपुरी। ठीक है? तो कितनी आ गई? 3 बोलियाँ आती हैं इसमें भी। एक आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी। मैक्सिमम ना यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी के अंतर्गत कौन-सी बोली नहीं बोली जाती है, क्वेश्चन आता है, और उसमें ना ये बघेली वाले टर्म्स को भी डाल दिया जाता है ये। हमें लगता है कि बिहारी के अंतर्गत ही बघेली आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और जबकि बिहारी के अंतर्गत ये आते हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी बोली का उद्भव किससे हो रहा है? मागधी अपभ्रंश से। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मागधी अपभ्रंश से किसका, जो बिहारी के अंतर्गत जितनी बोलियाँ आएँगी, उन सबका उद्भव, उन सभी बोलियों का उद्भव या फिर विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ये भी आपको ध्यान रखने हैं यहाँ से। और ये सब तो ध्यान रखने ही रखने हैं कि कौन-कौन सी उपभाषाएँ हैं और कौन-कौन सी बोलियाँ हैं, ठीक है?
अगला है पहाड़ी। अगली जो उपभाषा आती है वो कौन-सी आती है? पहाड़ी। पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ी के अंतर्गत कितनी आती है? एक आ गई आपकी पश्चिमी पहाड़ी, एक आती है मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी में ना जैसे कि सौर श्रेणी वाला क्षेत्र, इसमें हिमाचल के कुछ इलाके और उत्तराखंड के अ, पश्चिमी इलाके जैसे कि जौनसार, भाबर वाले इलाके इसमें आते हैं। ठीक है? यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है जौनसारी होगी, सिरमौरी होगी, वो सब किसमें आती है? पश्चिमी पहाड़ी में। मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली आते हैं मेनली, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखनी है। और पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत आने वाली सभी बोलियों का उद्भव और विकास किससे माना गया है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। तो इसका मतलब कि जो पहाड़ी के अंतर्गत जो भी बोलियाँ आएँगी, वो भी सौर श्रेणी अपभ्रंश से उनका विकास हुआ है, ऐसा माना गया है। कुछ हिंदी विशेषज्ञ पहले मानते थे कि इसका जो उद्भव हुआ है, वो खस अपभ्रंश से हुआ है, खस अपभ्रंश से। लेकिन आज भी क्या है कि मैक्सिमम लोग मानते हैं कि नहीं भैया खस से नहीं हुआ है, सौर से नहीं अपभ्रंश को मतलब इसका सही आंसर मानते हैं, ठीक है? मतलब मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम हिंदी जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि जो पहाड़ के अंतर्गत जो भी बोलियाँ आती हैं इनका जो उद्भव और उद्भव कहो या फिर विकास कहो एक ही बात है, ये कहाँ से हुआ है तो सौर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है, ना कि खस अपभ्रंश से, ठीक है? ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है हमारी 5वीं राजस्थानी। ये हमारी क्या है 5वीं उपभाषा है जिसका नाम है राजस्थानी। क्या है? राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? 4 बोलियाँ आती हैं। एक आ गई आपकी जयपुरी, ठीक है? कौन सी आ गई? जयपुरी। जयपुरी को हम दुढ़ानी भी कहते हैं। एक्चुअल में ना जयपुर में एक क्षेत्र पड़ता है दुढ़ान, वहाँ तो उसी नाम पर जो है उस बोली को हम या तो जयपुरी कह देते हैं या फिर दुढ़ानी कह देते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दुढ़ानी किसे कहते हैं? दुढ़ानी किस बोली को कहते हैं? ठीक है? ये पूछा जाता है। दूसरा आ गया आपकी मारवाड़ी, तीसरी आ गई आपकी मालवीय, चौथी आपकी आ गई मेवाती। तो ये चारों बोलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं और राजस्थानी जो उपभाषा है, इसके अंतर्गत 4 बोलियाँ आती हैं जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती। और ये जगह के हिसाब से इनके नाम रखे हैं। जयपुर क्षेत्र में जयपुरी, मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी, मालवा के क्षेत्र में मालवीय और मेवात क्षेत्र में मेवाती। ठीक है? अब इसको हम थोड़ा-सा ये एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? देखो, ये है उत्तरी राजस्थानी। अब हमने इसको ऐसे वो कर लिया पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है? तो उत्तर क्षेत्र में जो बोली जाती है, उत्तर क्षेत्र में कौन-सी बोली जाती है? मेवाती। उत्तर में क्या पड़ता है? मेवात पड़ता है। राजस्थान का अगर आपने मैप देखा होगा, तो उसके उत्तर में मेवात पड़ता है, तो वहाँ पर जो है मेवाती आती है। पूर्वी क्षेत्र में क्या पड़ता है? जयपुरी पड़ती है, सॉरी जयपुर पड़ता है मतलब, तो वहीं पर दुढ़ानी भी एक जगह है, तो पूर्वी राजस्थानी को हम जयपुरी या फिर दुढ़ानी कह देते हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम क्षेत्र मारवाड़ का एरिया पड़ता है तो वहाँ पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है? और दक्षिण राजस्थान में आपने देखा होगा मालवा का पठार है पूरा, तो वहाँ पर जो है मालवीय जो बोली है उसका प्रयोग किया जाता है। मालवा का पठार आपने शायद सुना होगा, अरावली पहाड़ी से नीचे विंध्याचल तक जो है वो है मतलब फैला हुआ है, वहाँ पर उसे हम कहते हैं मालवा का पठार और ये दक्षिणी राजस्थान के वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं उसको मालवी, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस मैप से मतलब आसानी से आप समझ सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि जैसे राजस्थानी के अंतर्गत हमने ये पढ़ा जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती। इसको हम जैसे ऐसे भी बोलते हैं उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। अब पूर्वी की बात आएगी तो जयपुरी और ढूढानी की बात आ जाएगी, उत्तर में मेवात, पश्चिम में मारवाड़ और दक्षिण में मालवी। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी बोलियों का उद्भव और विकास किससे हुआ है तो सौर सेनी अपभ्रंश से ही जो है इसका विकास हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? सौर सेनी अपभ्रंश से। ये सौर सेनी अपभ्रंश से ही इसका भी जो है विकास हुआ है। ठीक है? तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी-सी क्लास। ये हमारी हिंदी की पहली क्लास है और इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाएँगे आपको, ठीक है? और तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।